एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। उस किसान की पत्नी घर में अकेली थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। वह किसान खेत से घर आया। उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। उसकी पत्नी ने उसके हाथ पैर धुलाए और वह रोटी खाने बैठ गया। उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी भर चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह जाते समय सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर शाम को घर जाकर खाना बना लिया तो ठीक है, वरना मांग चूम कर खा के सो जाते हैं। इस किसान को देखो, कितना सुंदर घर है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा कि नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वह किसी तरह कोई काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल कुछ काम चले। कल सीताराम महाराज के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर पैसा दे दें शायद। भोजन करके वह सोने चला गया। अगले ही दिन सुबह होते ही वह सीताराम महाराज के पास गया। वहां जाकर बहुत देर विनम्र विनती करने पर महाराज ने 1 रुपये सैकड़ा सूद पर रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से सीताराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला गया। वह भी रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितनी विनम्र विनतियां करने पर सीताराम महाराज ने रुपए देना स्वीकार किया है। सीताराम महाराज कितने धनी आदमी हैं, उन पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो सीताराम महाराज ही हैं। सीताराम एक छोटी सी कपड़ों की दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उन्हें बेचता था। जैसे ही कपड़ों की माल में कमी होने लगी तो वह भी दूसरे ही दिन सीताराम वहाँ के सेठ पृथ्वीचंद की दुकान पर कपड़े लेने गया और कपड़े लेकर वहां बैठा ही था कि इतनी ही देर में कई लेटर और मेल और फैक्स आए। कोई कलकत्ते से था, कोई मुंबई से, कोई पुणे से। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 3 लाख का, किसी में 2 लाख। सीताराम यह सब देखता रहा और वह भी कपड़ा लेकर वहां से चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपए जुड़ गए तो महाराज कहलाने लगे। पृथ्वीचंद जी कितने बड़े सेठ हैं, एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे ही थे कि इतनी ही देर में एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ है। वे बड़े ही सोच में थे कि चिंता में थे कि इतनी ही देर में उनके पास उनका ड्राइवर आया और बोला, आज लाल साहब का राय बहादुर सेठ जी के यहाँ निमंत्रण है, आपको भी वहाँ जाना है। गाड़ी तैयार है। पृथ्वीचंद जी गाड़ी में बैठकर राय बहादुर जी की कोठी पर चले गए। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर सभी हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे वहाँ पृथ्वीचंद सेठ जी को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाल साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद जी भी अपनी गाड़ी में लौट रहे थे कि रास्ते में सोचने लगे कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख रुपए के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर जी का कैसा ठाठ है। लाल साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाल साहब के चले जाने पर राय बहादुर जी के सर में दर्द होने लगा। वहाँ उन्हें देखने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर आए। उन्होंने उनका इलाज किया और उन्हें आराम करने की सलाह दी। अब वह एक कमरे में अकेले आराम कर रहे थे। कई मील घाटे के एक साथ ही आ गए थे। उनकी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे बड़ी ही चिंता में खड़े होकर कमरे में टहलने लगे। इतने में ही उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि एक भिखारी हाथ में डंडा लेकर अपनी मस्ती में मस्त जा रहा था। राय बहादुर जी ने उसे देखा और मन में सोचने लगे कि वास्तव में सुखी तो यह भिखारी ही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे की फिक्र। इसे तो लाल साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो वास्तव में यह भिखारी ही है। तो दोस्तों, इस कहानी का कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है
इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक मन की शांति है।